नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लास है एनटीपीसी की क्लास है, इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस क्लास को आप पढ़ रहे हैं। इसमें मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से बताया है। यदि आपको कहीं पर से कोई भी प्रश्न यदि आ जाएगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से, तो आप उसको गलत नहीं करोगे यदि उस क्लास को आप देखे हैं। तो आइए आज हम उसी के आगे की बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं ये देखिए, ये वास्तविक संख्याओं के लिए मैंने आपको लिखा है हेडिंग कि आप अब पढ़ने चल रहे हैं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ाया, उसके बाद होल नंबर्स को पढ़ाया, इंटीजर्स को पढ़ाया और उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया। अब देखिए आ गया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आप क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में मैं आपको एक क्रम से भी बताते हुए चल रहा हूं। देखिए, आप इसमें पढ़ते हो कि आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हो? नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको पढ़ते हैं आप। उसके बाद आप पढ़ते हैं होल नंबर को। होल नंबर को पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या ये कहेंगे, क्योंकि संख्या एक तो है नहीं, इसलिए पूर्ण संख्या लिखेंगे। उसके बाद आप पढ़ते हो यहाँ पर परिमेय संख्याओं को पढ़ते हो और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते हो, साथ ही साथ पूर्णांक को भी पढ़ते हो। आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो? पूर्णांक को पढ़ते हो। उसके बाद आप पढ़ते हो क्या? परिमेय और अपरिमेय को पढ़ते हो। परिमेय और अपरिमेय को पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि यदि आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो आपने जो आप नेचुरल नंबर को पढ़ चुके हो, प्राकृतिक संख्या को पढ़ चुके हो, वह भी जो है आपके वास्तविक नंबर में आएंगी। दूसरी बात है, आपने पढ़ा है होल नंबर। होल नंबर भी क्या है? यह भी आपके वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है पूर्णांक। पूर्णांक भी क्या आएगा? इसी के अंदर आएगा। अब आपको मैंने बताया है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, यह भी होती है क्या? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है एक्चुअल में? आपको परिमेय संख्या का परिभाषा बता दिया, परिमेय संख्या का प्रश्न बता दिया, परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वह बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर आपको बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है। अब इन सबको मिला दिया जाए, जो चार लिखे गए हैं, पांच, ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी मान लीजिए आपसे दे दिया कि निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है, ऐसा ऑप्शन दे दिया, तो यदि आपको ये पांच पता रहेगा तो आप कहोगे भाई प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसके लिए एक छोटा सा परिभाषा लिख लीजिए। छोटी सी परिभाषा यह है
कि ऐसी कोई संख्या, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कहोगे सर मैं -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या स्क्वायर करेंगे तो यह 1 आ जाएगा, या 1 क्या हो गया, धनात्मक हो गया। -1 क्या है, -1 इंटीजर है, पूर्णांक है, क्योंकि आप जानते हो पूर्णांक होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो इसलिए माइनस को लेकर के मैंने आपको समझाया कि वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो वह वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। ये देखिए मैंने आपको इसको बताया। अब देखिए इसी में एक आता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको आप बोलते हो काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक, ये संख्याएं जो है ऐसी संख्याएं होती है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। अब देखो इमेजिनरी को किससे लिखा गया है, आई से लिखा गया है। ऐसे आई को, आई का मान जो होता है √-1 होता है। ठीक है, आई का जो मान होता है √-1 होता है, और इस आई को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और इसको, इसकी खोज आयलर ने किया था, इसकी खोज आयलर ने किया था, ने किया था। किसने किया था बच्चों, आयलर ने। एक कोई मैथमेटिशियन है, इन्होंने आयलर, आई का खोज किया था, जिसे इमेजिनरी संख्या कहते हैं। आई का मान -1 होता है अंडर रूट, इसको, इस आई को आयोटा के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यदि इसको लिखना होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे लिख दिया, जैसे लिख दिया जाए, जैसे 2 + 3i, इस तरीके से लिख दिया गया। या इसी को लिख सकते हैं 2 - 3i, इस तरीके से लिखा गया। या 2i लिखा जाए, यानी i लिखा रहेगा इसके आगे तो आपको वो काल्पनिक संख्याएं बताएगा जो है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर कोई पावर लग जाता है, क्या लग जाता है, कोई पावर लग जाता है, सम पावर लग जाता है, तो क्या होता है, आइए बताता हूं मैं। आइए, जैसे यहां दिया 2i, क्या दिया, 2i दिया। आप इस 2i का स्क्वायर करोगे जब, तो 2 दूना 2 का स्क्वायर हो जाएगा और i का स्क्वायर हो जाएगा।
2 दूना 4 हो जाएगा। इस आई का मान √-1 होता है, √-1 होता है। तो ये देखो, ये स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा -4i, -4 आ जाएगा। अब देखो, वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा कि ये बताओ ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है। -4 वास्तविक संख्या है कि नहीं। अब मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या ढूंढने के लिए इन सब चीजों को आपको याद रखना है। आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। और पूर्णांक जो होता है वह भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या जो होती है वह भी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय एवं अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? ये सब लोग होते हैं क्या? ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये होती है क्या बच्चे? रियल नंबर। ये है रियल नंबर। ये सभी लोग रियल नंबर में आएंगे। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर में आएंगी आपकी, पूर्ण संख्याएं रियल नंबर में आएंगी, और पूर्णांक रियल नंबर में आएगा, परिमेय और अपरिमेय आएगा। अब देखो, पूर्णांक जो आप पढ़ते हो ये दो होते हैं। क्या होते हैं? एक धनात्मक होता है एक, और एक क्या होता है? एक होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और एक होता है जीरो, जिसे उदासीन भी कहते हैं, है ना। तो जीरो भी है, पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो बताओ यह धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? तो कहोगे सर जी ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक ऋणात्मक है तो ये क्या है? रियल नंबर है। -4 भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याएं आपको देखना है, ठीक। आइए यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं। यदि कोई काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक कोई संख्या है, ठीक है, यदि इसके पावर क्या हो? समघात हो, समघात लगी हो, तो जो संख्या आएगी वह वास्तविक संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? वह वास्तविक संख्या आएगी। वास्तविक संख्या आएगी। यदि कोई काल्पनिक संख्या है, ठीक है, उस पर घात विषम की लगी है ना। एक काल्पनिक संख्या यदि कोई है, काल्पनिक संख्या ए है, और उस पर घात विषम घात लगी हुई है, विषम घात लगी हुई है, तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? काल्पनिक संख्या आएगी, ठीक। आपने देखा, आपको ये दो कॉन्सेप्ट मिले। कौन कौन से? एक ए मिला और एक ए मिला। ये दोनों कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई काल्पनिक संख्या है और उसका पावर क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो वास्तविक संख्या आएगी। वह वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, रेशनल एंड इरेशनल हो सकती है। यह आपको देखना है, ठीक। अब मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं। इस रियल नंबर पर एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप सीखें जरा। कॉन्सेप्ट क्या है यार? कॉन्सेप्ट है कि यदि ए एवं बी, बी
दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसे क्या कहते हैं, रियल नंबर है। तो क्या होगा, तो देखिए, तो सबसे पहली बात यह कि क्या a प्लस बी वास्तविक संख्याएं होंगी। दूसरा है, क्या a माइनस बी वास्तविक संख्याएं होंगी। तीसरा है, क्या a गुणे बी वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या a बाई बी वास्तविक संख्याएं होगी। ई है, क्या a टू द पावर b वास्तविक संख्याएं होंगी। ये आपने देखा, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। जब ये कभी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कहेगा कि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, क्या उनका योग वास्तविक संख्या होगा, सत्य है कि असत्य है। मान लीजिए यही सब ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि इसमें कौन सही है कौन नहीं सही है, ऐसा दे दिया, तो आपको देखना है। आप देखो, जब आपने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है, रियल नंबर होती है, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वह भी होते हैं क्या, रियल नंबर। आपने यह भी देखा कि जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर है वह भी रियल नंबर के भाग में आएंगे। ठीक है, तो आप देखो, यदि किसी दो रियल नंबर्स को लेकर के जोड़ोगे, मान लो मैं ले लिया 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ा तो क्या आया, 5 आया ना। और जो 5 आया है यह क्या है, यह भी एक क्या है, रियल नंबर है। तो यह जो कथन है बच्चे एकदम सत्य है, इसको लिख देंगे यस। ये क्या है, एकदम ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब a एवं b वास्तविक संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। मान लो 2 और 3 को मैंने घटा दिया तो -1 आ गया, और -1 क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ऋणात्मक में आ गया। पूर्णांक को भी आपने क्या माना है, रियल नंबर माना है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। मान लो 2 और 3 का मैंने गुणा किया तो दो दो तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 करोगे तो कितना होगा, 6 ना, 6 हो जाएगा जब। तो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक होल नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यह भी यस हो जाएगा, यह भी रियल नंबर है, यस हो गया। अब देखो ए बाई बी करोगे या 2/3 लिखोगे, तो 2/3 क्या है, ये रियल नंबर है कि नहीं है, रियल नंबर है कि नहीं है, a/b। ठीक है, a/b। अब देखो, यदि इस कॉन्सेप्ट को देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो आपने एक पूर्णांक पढ़ा है, क्या पूर्णांक को पढ़ा है ना। पूर्णांक को पढ़ा तो मैं मान लूं
कि पूर्णांक में एक जीरो होता है, उसके बाद इधर प्लस वाले होते हैं और इधर क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगा। यदि मैं जीरो बाई जीरो कर दूं, ए को भी जीरो मान लूं और बी को भी जीरो मान लूं, तो जीरो बाई जीरो जो फॉर्म आता है यह क्या है, अपरिभाषित है। जीरो बाई जीरो का जो फॉर्म है या इसको कहते हैं अपरिभाषित है, या अपरिभाषित है। जब ये अपरिभाषित आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे। और यहाँ पर क्या ए टू द पावर बी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर या भी नहीं होंगी। ठीक है, ए बाई बी। ठीक, आपने इसको आप ऐसे ही एकदम रट लीजिए, जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से रटिए आप। आइए अब देखिए, मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आगे की बात यह है कि एक होता है हमारे यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ये देखिए सम्मिश्र संख्याएं कैसे बनती है। ये बनती है वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे जानेंगे। वास्तविक संख्या को मैंने मान लिया दे दो है, और काल्पनिक संख्या को मैंने बताया था, मान लो मैं 3 मान लेता हूं उसको, और इसके साथ आई लगा है प्लस ए। ये देखिए, ये चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो संख्या आपको मिली है दोस्तों, इस तरीके से जहां कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अर्थमेटिक की क्लास में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस बात को ये ज़रूर जानें कि यहाँ पर आई ज़रूर आएगा, और आई का मान अंडर रूट माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसको आयोटा कहते हैं। इसकी खोज आयलर नामक मैथमेटिशियन ने किया था, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यह है फॉर्मेट। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको मैंने लिखा है कि आपको रियल नंबर पढ़ना है, परिमेय संख्याओं को पढ़ना है, अपरिमेय को पढ़ना है, पूर्णांक को पढ़ना है, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको इसीलिए बता दिया कि कभी भी ये आ जाएगा तो आपको घबराइएगा नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर एक परिमेय उर्मेय संख्या यह है नहीं। ठीक है, कोई दूसरी संख्या है। ठीक, आइए आइए एक अगली संख्या हम पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्या। ठीक है, ये देखिए अभाज्य संख्याएं। अब कहोगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता है। वे खुद से करती हैं या तो एक से करती हैं। इनका केवल गुणनखंड यही होता है कि यदि ये तीन है, तीन कोई संख्या है तो इसका गुणनखंड 3 × 1 ही होगा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं इसको। ये देखिए ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव ना हो। ये देखिए मैंने लिखा कि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या हो? संभव ना हो। ठीक है, या आप यह भी कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक से भाग जाए या खुद से जाए भाग। ठीक है, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे 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 दो क्या है? जैसे दो क्या है भाई? 3 क्या है? ठीक है, 5 क्या है? यहां से एक टेट में प्रश्न आता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि ये जो 2 है, 2 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह सम भी है, और यह सम संख्या भी है। अब देखो दोस्तों, अब आपको ये 2 जो दिख रहा है, यह पूरा एग्जाम का प्रश्न है कि आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नहीं लगाओगे, 3 लगा दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में 2 को सम संख्या मान लिया है आपका दिमाग कि 2 सम संख्या या अभाज्य हो ही नहीं सकता। तो यह अपवाद है कि 2, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा कि ऐसी संख्या केवल या तो खुद से कटे कि या एक से कट जाए, तो 2 भी उसी श्रेणी में आएगा कि 2 जो है इसका गुणनखंड करोगे 2 का, तो या तो 2 × 1 करोगे, यही ना करोगे, यानी 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी 2 से कट सकता है, या 2 किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है, यानी 2 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसी सभी संख्याएं जो खुद से कटती हो या केवल अपने आप से कटती हो या 1 से कटती हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको दे देगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह सम भी है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको कभी भी किसी भी एग्जाम में या देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो सबसे छोटी हो गई। अब कहोगे क्या सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी संख्या भी होती है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी
अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अब कहोगे सर क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती? तो भाई आप प्राप्त करो, कई हजार कई लाख गिनती नंबर्स लिख डालो, कई हजार संख्याओं को लिखो और अपना भाज्य संख्याएं प्राप्त करो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो आप के ऑप्शन में यदि नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज को लगाइएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा गुणनखंड ढूंढ करके, ऐसा यदि होता है तो लगाइएगा, नहीं तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बोलिए सबसे छोटी, कहोगे सर आपने एक को छोड़ दिया, तो लगे हाथ एक को भी यहीं पर लिख देता हूं कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक, अब कहोगे सर क्यों ऐसा हो रहा है यार, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। देखो यही है, भाज्य संख्याएं वे होती है जो भाज्य हो जाए किसी से, उनके साथ भी ये लगा हुआ है, भाज्य के साथ भी एक लगा हुआ, अभाज्य के साथ भी लगा हुआ है। इसका मतलब यह क्या है, ना तो भाज्य ना अभाज्य बल्कि क्या है यार, यह एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक है यार। ठीक, आपने लिखा है एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, दो आपका प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम में, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, दो परीक्षा में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं। ये देखिए, अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि भैया बताओ 1 से 50 तक के लिए कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये पूछ लेता है ना। तो मैं आपको एक एक करके नोट लिख देता हूं। ठीक, देखिए ये आपके एग्जाम के सभी प्रश्न हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 है यार, 1 है सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या 2 है। ये आपके एग्जाम में आएगा तो तुरंत टिक करिएगा। दूसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है, 3 है। ठीक, तीसरा पॉइंट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, चौथा पॉइंट में ये 3 पॉइंट तो ये मेजर पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में दिया जाता है तो आप इसको लगाओगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये देखिए, जब आ जाएगा
अगली बात, ये देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो आप तुरंत उत्तर बताएंगे 25। इसको याद करिएगा। यदि आपसे पूछेगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप उसका उत्तर देंगे 15। क्या देंगे उत्तर? 15 देंगे। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तो आप उसका उत्तर दोगे कितना? 10। ठीक है। अब फिर यदि आपसे पूछ लेगा कि 1 से लेकर के 25 तक कितनी है, 1 से लेकर के 25 तक कितनी है, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर होगा 9। क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। ये महत्वपूर्ण मित्रों डाटा है। ठीक है, महत्वपूर्ण डाटा है, आप इसको याद करेंगे। और 1 से लेकर के 25 तक हो गया, कितनी अभाज्य है, तो 9 हो गया। अगर 1 से लेकर 30 तक पूछता तो 10 हो जाता। 1 से लेकर के कहाँ तक पूछता? 30 तक पूछता, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती? कितनी? 10 हो जाती। ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। 1 से लेकर के 75 तक अगर पूछता है आपसे, 1 से लेकर के 75 तक यदि आपसे पूछता, तो आप इसका उत्तर कितना बताते? 21 बताते। कितना बताते? 21 बताते। तो देखिए, मैंने आपको एक ऐसा पार्ट बताया है जिसमें आप सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ही बार में देख पा रहे हैं। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या भी आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप उसका उत्तर क्या बताओगे? 2 बताओगे। यदि फिर आपसे पूछता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप उत्तर आपका क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एक ना तो सम है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है। अब देखिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपको बताया 25। 1 से 50 तक कितनी है? 15। 50 से 100 तक कितनी है? 10। 1 से 25 तक कितनी है? तो 9। 1 से 30 तक कितनी है? तो 10। 1 से 75 तक कितनी है? तो 21। इन सब बातों को आपको याद कर लेना है मित्रों, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो यदि ये आ जाएगा तो आप नंबर लिखोगे तो बड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे की जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।